Hello students, welcome to my online physics class and I hope you all are doing very well and you must be going through the pre-board examination and preparing very well for the final board examinations. So today we will learn some important question of the pre-board. So without further ado, let's start. तो सबसे पहले जो दिख रही है यहाँ पर देखो इतने सारे फिजिक्स में जो है इतने सारे सब यूनिट्स हैं. ऑल टुगेदर देयर 9 सब यूनिट्स. और अगर आप इस दृष्टिकोण से देखोगे कि किसका ज़्यादा पॉइंट है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है वो 16 मार्क्स के हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुगेदर दे कंस्टिट्यूट 16 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स है. ठीक इसी तरह से मैग्नेटिज्म, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों मिला करके जो है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनर्जी, ये 17 मार्क्स की होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स चैप्टर ये मिला करके 18 मार्क्स की होती है. तो ये अगर इन चैप्टर पे अगर कोई कमांड कर लेता है तो वो जो है एक सेफ पोजीशन पे आ जाएगा. सो इसके अलावा भी है आपका जो आप दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में और एटम्स एंड न्यूक्लियस में 12 मार्क्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 7 मार्क्स हैं. तो ये रहा ऑल टुगेदर 70 मार्क्स का पेपर होता है, आपको पता ही होगा डेफिनेटली. तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ, तो जस्ट देखिए. पहली बात कूलम्ब्स लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कूलम्ब्स लॉ पता है ना आपको, F इजिकल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होती है. और यहाँ पर अगर चार्ज डबल कर देंगे तो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाता है, वो 4 टाइम्स हो जाएगा. और अगर मैं डिस्टेंस जो होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर मैं उसको हाफ कर दूंगा तो भी जो होते हैं फोर्स जो होती है वो 4 टाइम्स हो जाएगी. तो थोड़ा बहुत 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ये सिंपल बात बोलता है क्या कि कोई एक चार्ज है और बहुत सारे चार्ज बॉडी है, वो हर एक बॉडी क्या करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. हर एक बॉडी उस पर फोर्स अप्लाई करता है. तो वी हैव टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस एंड आफ्टर द वेक्टर एडिशन दैट वी विल गेट द रिजल्ट, वो जो आती है वही कहलाती है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज बॉडी. सो यहाँ पर सिंपली क्या होता है, इंडिविजुअल फोर्सेस को हम लोग वेक्टर सम कर देंगे और दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट आपका ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर होते हैं सिंपल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. और यहाँ पर देखो के का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होती है. तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है. के क्यू इजिकल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होती है. नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट. क्या होता है, क्यू × 2a होती है, वो आपको याद रहना चाहिए. इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन याद रहना चाहिए. ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का जो है ना, इसका डेरिवेशन आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. याद नहीं करने के लिए नहीं बोलूंगा, आई विल से दैट हैव प्रैक्टिस ऑन इट. द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेन एंड द मोर गुड परफॉर्मेंस विल बी इन योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन. तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि कोई अगर डायपोल है, जैसे मान लो ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, डायपोल है, तो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप बताओ कि पोटेंशियल कितना होगा. भाई इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर और इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट इन साइन होगा. मान लो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइड बाई ये के लगा देता हूँ, आर लगाता हूँ, और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखना पड़ेगा के क्यू बाई आर. अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन में सिर्फ अलग अलग है, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारा पर क्या आएगा, 0 आएगा. तो ये चीज आती है एग्जाम में. फिर कभी कभी क्या पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल वेयर द पोटेंशियल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0. सो दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल वेयर यू कैन से दैट पोटेंशियल इज 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पे. लेकिन कई बार क्या होती है, जहां बोला जाता है पोटेंशियल तो एग्जिस्ट करती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती. तो देखो वी टेक 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ओके, बोथ आर आइडेंटिकल और यू कैन से बोथ आर ऑफ सेम नेचर. देन एट द मिडिल पॉइंट व्हाट विल गेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन विल हैव दिस एंड
टुवर्ड्स द डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, और इस प्लस क्यू दूसरे वाला जो चार्ज है इधर वाला वो क्या करेगा, इस तरफ में वो अप्लाई करेगा। मिडिल पॉइंट है तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है ना, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होती है के इज इक्वल टू 9 × 10⁹। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ओवरऑल जो होती है वहां पर एट द मिडिल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, E इज इक्वल टू 0, बट पोटेंशियल इज नॉट 0, पोटेंशियल 0 नहीं होती है, नॉन जीरो होती है। तो ये हो गया, इसको याद रखनी है आप लोगों को बच्चे। नेक्स्ट जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, देखो ये सवाल जो होता है दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा, यानी लाइन चार्ज डेंसिटी, कोई इनफाइनाइट वायर में लाइन चार्ज डेंसिटी है तो उसकी वजह से जो होता है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, और यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप पाओगे यूजिंग द गॉस लॉ, तो आप ये पाओगे E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E और R के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर E और R के बीच में कैसा हो गया, ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। सिमिलरली ये प्रॉब्लम भी मुझे ज्यादा मतलब डेरिवेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जहां पर कोई एक इनफाइनाइट प्लेन थीन शीट ऑफ चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उस पर है सिग्मा, तो जस्ट आउटसाइड द प्लेन, सॉरी प्लेट बोल सकते हो या प्लेन बोल सकते हो, what is the electric field, the value of electric field will be equal to sigma divided by 2 epsilon naught, और ये डेफिनेटली इसका डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। तो इस प्लेट में ये इस तरफ में इधर में काम करेगा, उधर में जब रहेगा तो दूसरी तरफ रहेगा तो वो इस तरफ काम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई हैव वन मोबाइल फोन, तो ये अगर प्लेट है तो इसके इस तरफ में ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ में काम करेगा, और इस तरफ में की बात कर रहा हूँ तो ये इधर में काम करेगा। तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का डेरिवेशन आती है। प्लस ये देखो आपको ये भी पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है P क्रॉस E होती है किसी डायपोल में, फिर P इज द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू TD, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू 2D, Q इंटू 2D। ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये वाला प्रॉब्लम जो आता है कि बोला जाता है कि ये पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 2 है, पोजीशन नंबर 3 है, आपको फाइंड आउट करना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। तो देखो इस प्लेट में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उससे अवे जाती है, दूर जाती है। तो इस तरफ में ये किधर डायरेक्शन है, इस तरफ में डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा फिर ये वाला जो प्लेट होगा ये भी क्या करेगा, उधर ही अवे फ्रॉम द चार्ज ना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सिग्मा 1 क्या है यहाँ पर, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जोड़ कर करना पड़ता है। सेम चीज यहाँ भी होती है, थर्ड वाला पोजीशन में भी वही होती है, फर्स्ट वाला पोजीशन और थर्ड वाला पोजीशन दोनों में क्या होती है, वहां पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इधर में काम करती है, दूसरी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में काम करती है, दे आर अपोजिट एंड सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो वहां पर जो होती है वो उनका इफेक्ट घट जाता है। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इक्वल रहेंगे तो उस हालत में तो दोनों भाई एक दूसरे को कैंसिल करके 0 ही कर देंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब रहेगी तब वहां पर सिचुएशन देखो क्या है, यहाँ पर ये तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है इस तरफ काम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और नेगेटिव जो प्लेट होते हैं उसके लिए ये इस तरफ में काम कर रहा है। कहां पर स्थिति कहां पर है, पोजीशन 1 का हम पता लगा रहा हूं। तो दे आर अपोजिट इन साइन, दे आर क्या बोलते हैं सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड इज समवट सेम। तो अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर दोनों अगर इक्वल रहेंगे तो उस हालत में भाई माइनस करेंगे तो खत्म ही हो जाएगी। तो यहाँ पर इस हालत में
इलेक्ट्रिक फील्ड ये लेफ्ट की तरफ काम कर रही है और जो है इस तरफ में नेगेटिव चार्ज के लिए राइट की तरफ काम करती है, तो यहाँ पर जीरो हो सकती है। ठीक है, सेम इज फॉर द थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन में भी वही चीज है, वही आर्गुमेंट है, लेकिन देखो बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, वो राइट साइड की तरफ में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी वो क्या होगा, राइट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दे आर नॉट opposing the effect of each other, they are actually favoring the effect of each other, and so overall the electric field will exist in the region 2। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लस लगाएंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक छोटा सा 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकती है। नेक्स्ट ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग ये पहला वाला ग्राफ जो है भी को बताता है और ये ई को बताता है, तो बस आपको याद रखना है। यहाँ पर भी और ई को जो है हम लोगों ने प्लॉट किया है कहाँ पर, अलोंग द वाई एक्सिस में, ये डॉट नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, और इधर में हमने डिस्टेंस को प्लॉट किया। बोथ आर एक्चुअली इन बोथ द केसेस द लाइन व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, that time volt V, that is potential as well as electric field, both are decreasing, but they never touch the x axis। x axis को कभी भी टच नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल की वजह से क्या होती है, आप डिराइव करने का सीख लो, मैं उसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें कई बार एक क्वेश्चन आते हैं, डायपोल जो होती है, मान लो कि ये डायपोल है, डायपोल मतलब क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होता है, तो इसको हम लोग क्या किया, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिए। डब्बा में क्या होता है, 6 साइड्स होता है। ठीक है, एक डब्बे के अंदर बंद कर दिए, मैं एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, दैट इज द आवर गॉस लॉ। सो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों तरह क्या होंगे, दूसरे को कैंसिल करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, और ये टोटल कितना होगा, 0 आएगा। कई बार मान लो कि एक ही चार्ज रख दिया और उसको बोलता है कि आपको बोला जाता है कि आप बताओ कि फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच साइड, तो इसके टोटल साइड्स जो होती है वो 6 होते हैं, 6 फेस होता है, तो हमको पता है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक फेस से कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट ये डेरिवेशन भी आपको कर लेनी है, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी स्फीयर के लिए c का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सिंपली रेडियस के टर्म में होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगी और सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगी तो उसमें हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने होंगे, और हर बार जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाता है वो रेसिस्टेंस वाला जो आप क्लास 10 में पढ़े थे वो ठीक इसका इनवर्स होता है। सीरीज में रहेगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, पैरेलल रहेगा तो सिंपली c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। कॉमन पोटेंशियल, मान लो कि मेरे पास इफ देयर आर 2 चार्ज बॉडी, दिस इज वन माई पेन, ओके, और ये मान लो कि घड़ी है, there are 2 body, so it has a potential v1 and it has a potential v2, it has a charge q1, it has a charge q2. Now what happens that if I touch both the things together and then I make them separated, okay, then they will have a common potential because some charge will go from the higher potential to lower potential. Let us suppose this one is having the higher potential, so higher potential से lower potential में जाएगी। So up to what time it will continue the transfer of the charge, it will continue till they both reaches a common potential। जब common potential हो जाएगा तो इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट ये है कि इन दोनों का जो चार्ज है, सम टोटल ऑफ द चार्ज है वो सेम रहेगा। पहले जितना था Q1 प्लस Q2 बाद में भी वही रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, लेकिन Q1 प्लस Q2 फिलहाल नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा और वो Q2 डैश हो जाएगा, लेकिन Q1 डैश प्लस Q2 डैश मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होती है। तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप चाहो तो आप निकाल सकते हो यहाँ से इससे। और लॉस ऑफ एनर्जी, ऑलवेज वेन एवर द चार्ज इज being transported, being transmitted from one point to another point, there will be always loss of energy। ठीक है, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ये एक स्क्वायर टर्म है,
बाकी सब ऐसा टर्म है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर, चाहे v1 v2 कुछ भी बैठाओ, अगर अलग वो ऑफ कोर्स जो होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। एक और चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है कि कोई दो प्लेट होता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, कोई एक इंसुलेटर डाल देते हैं। अगर सिंपली पूछ दिया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, यू कैन से दैट इट इज जस्ट ए इंसुलेटर। ओके, इट इज जस्ट लाइक ए इंसुलेटर विच इज kept inside the two plates of the capacitor, and this way we can increase the capacitance of the capacitor। अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो k टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 3 है तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सिमिलरली उसका जो है कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा उसका, ठीक है, लेकिन उसका जो है एनर्जी भी बढ़ जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है ई नॉट डिवाइड बाय के। ये ई नॉट क्या है? ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इसको आपको कर लेने हैं। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। जब डाइलेक्ट्रिक डाला गया उसका थिकनेस है, मान लो अगर टी दिस वन टी, ये टी थिकनेस का है, देख लो यहाँ टी थिकनेस है। तो उस टी थिकनेस वाला अगर डाइलेक्ट्रिक हम डाल दिए प्लेट के बीच में, एक पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, और ऑफ कोर्स उसमें से एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राउंड कर देते हैं ताकि चार्ज बना रहे, सेपरेशन। तो बस इसमें याद रखिएगा कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है ई नॉट बाई के, और बाहर में जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिंपली ई होती है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल होता है सिंपली V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। ये फॉर्मूला होती है। नेक्स्ट है ये डेरिवेशन आपको कर लेनी है। BD इज इक्वल टू माइनस EM टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू NEAVD होती है, और एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग ओम्स लॉ के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ओम्स लॉ के साथ जो कंपैरिजन करने वाले जो होता है वो ये होता है, दिस वन, ठीक है, जहाँ पर रेजिस्टिविटी निकाला गया हुआ है। तो इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी एग्जाम में आती है। मोबिलिटी को म्यू लिखते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, VD डिवाइड बाई E, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होती है। तो आप देख लेना क्या इसका यूनिट होता है। और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि व्हेनेवर द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर increases if it is a conductor, but if it is a semiconductor then in that case with the temperature it decrease करते हैं। ये एक नाइक्रोम है। नाइक्रोम जनरली हम लोग एक ऐसा मटेरियल होता है कि रेसिस्टिविटी उसकी हाई होती है, और जब हम उसको बनाते हैं देखते हैं कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, थोड़ा ऊपर से पास हो रही है, बट इट इज स्टिल ए स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों ग्राफ जो है आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके अलावा जो है वेटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिस कर लेनी है। वेटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये होता है कि इफ ऑल द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एज shown in the figure and if the potential difference between B and D is 0, यानी कि VB is equal to क्या होगा, VD होगा। So no current will pass through the galvanometer and galvanometer will show zero deflection. In that case P by Q is equal to R by S होती है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो बस इतना लिख देने से काम चल जाएगा। 4 रेसिस्टेंस होता है। मीटर ब्रिज भी टोटली उसी की तरह से काम करती है। मीटर ब्रिज का फिगर आपको आना चाहिए, वो आप फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। और एक चीज ये होती है इसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या हुआ, इसके वायर का जो लेंथ है उसको बढ़ा दो। इफ द वायर लेंथ इज 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। देन द सेंसिटिविटी विल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल आल्सो इंक्रीज कंसिडरेबली। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि हम कितना मतलब डेसिमल पॉइंट तक या कि जो भी है करेक्टली हम रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेसिस्टेंस का, किसी अननोन रेसिस्टेंस का। मीटर ब्रिज का मेन फंक्शन यही होता है टू फाइंड आउट द
अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू। तो जिसका भी निकालना होगा या तो इस बॉक्स में या तो इस बॉक्स में हम लोग रख देते हैं। जनरली हम लोग क्या होता है, ये राइट हैंड साइड वाला बॉक्स में ही जो है अननोन रेजिस्टेंस को रखते हैं। तो नियम यही है कि ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये साइड वाला लेंथ दिस वन, और ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस वन लेंथ, बीच में इक्वल साइन रहेगा। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आपका सिचुएशन आएगी दिस वन, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस या एस जो है वो फॉर्मूला निकला 100 माइनस एल डिवाइड बाय एल एंड द होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय आर। एक एग्जाम में क्वेश्चन आती है कि अगर मैं क्या करता हूं कि इसके वोल्ट मीटर के पोजीशन को और जो बैटरी का कनेक्शन जो है उसका इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, विल देयर बी एनी चेंज इन द नल पॉइंट? नो, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द नल पॉइंट। और ये सबसे ज्यादा मीटर ब्रिज जो सेंसिटिव कब होता है, जब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा लगभग इक्वल हो, कंपेरेबल हो, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होगा। और जब सेंसिटिव होगा, मोस्ट सेंसिटिव होगा, तो उस समय हमारा नल पॉइंट जो होगा, ये टोटल वायर जो होती है यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, तो वो 50 सेंटीमीटर यानी कि इसके ठीक इसके मिडिल पॉइंट पे हमको मिलेगी नल पॉइंट। तो ये याद रखना है। पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, इसकी भी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, डेफिनेटली जो है वायर का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 मीटर का वायर का ऐसा 10 वायर होता है, तो ये टोटल 10 मीटर बुला सकता है। मेन पर्पज ये होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द internal resistance of the cell and to compare the potential difference of the shell। shell मतलब बैटरी, एक बैटरी रहेगा तो उसको सेल ही बोलते हैं जनरली, मतलब 4-5 सेल मिल करके कहीं पे एक सिस्टम में काम करते हैं तो 1 बैटरी बोलते हैं उसको। तो ये फिगर विगर तो प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ये मोर इंपॉर्टेंट जो है ये फॉर्मूला E1/A2 = 11/L2। L1 L2 नल पॉइंट है, बस आप वहां से निकाल सकते हो। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है, या और एक फॉर्मूला है R = R E डिवाइड बाई V -1। E जब मतलब EMF कोई अगर हमने डाला था तो उस समय जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो उस समय जो है हमको नल पॉइंट मिली थी। और जब हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो उस समय हम लोग को किसी सेल के अक्रॉस में या किसी बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलती है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है, वो ईएमएफ कैलकुलेट नहीं होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर भी है। रिमेंबर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होता है हमेशा ईएमएफ से कम ही होती है। मान लो मैं बाजार से सेल खरीद के लाया, वो वैल्यू उसका 1.5 वोल्ट, लेकिन जब इसको सेल को हम लोग क्या करते हैं कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमको मान लो 1.3 वोल्ट ही मिला, बाकी का 0.2 वोल्टेज कहाँ चला गया? बाकी का 0.2 वोल्टेज जो होता है इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट वोल्ट। और ये लॉस्ट वोल्ट जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में चले जाते हैं। तो हम कभी भी किसी का भी अगर हम वोल्ट मीटर से हम उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमेशा जो हमको वैल्यू जो होती है वो करेक्ट नहीं आती है, ये याद रखिए। क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्योंकि वोल्ट मीटर जब भी होता है वो डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा करंट वो अपने में लेता है, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देती है, लेकिन थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो एकदम करेक्ट नहीं है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ये आइडियल, इसको वोल्ट मीटर बोला जाता है, क्योंकि ये लगभग जो होता है ये इक्वल काम करता है। ये पोटेंशियोमीटर नहीं है, पोटेंशियोमीटर इक्वल वाला दिस वन। हाँ, ये पोटेंशियोमीटर ही जैसा है। नेक्स्ट है आपका बायोट सावर्ट लॉ, डीवी वेरिजेस डीएल, डीवी वेरिजेस साइन थीटा, डीवी वेरिजेस 1/r, उसको ऐसे कर लीजिएगा, बहुत चलेगा। डीवी वेरिजेस आई कर दीजिएगा, तो लास्ट में डीवी जो होता है ये हो जाता है आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई r²। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ। और भी कुछ नियम है, इसका याद रखिएगा। ये फिगर है, फिगर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये नियम आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन, इसका भी डेरिवेशन याद रखना है। ये आपको किसी सर्कुलर लूप के लिए निकालना है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो कि आएगा μ0I/2r, जिसमें पाई नहीं है।
और इस वाला एक्सप्रेशन में क्या पाई है, म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, जिसमें कि एक वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो उसके किसी एक पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल सकते हैं, बड़ा आसानी से निकलता है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि बी डी एल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जो पाथ का लेंथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा म्यू 0 इंटू आई जो होता है वो एनक्लोज्ड जो होती है, जो भी करंट एनक्लोज होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर करंट जा रही है, दो करंट ऊपर जा रहा है, I1 और I2 ऊपर जा रहा है और I3 नीचे जा रही है, तो उस समय हमका नेट जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 होगी। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा आई एनक्लोज की जगह I1 प्लस I2 माइनस I3, और जो रास्ता होगा, जो घेरा होगा, उसके बाहर में कोई अगर दूसरा करंट है, I4 करंट है, तो उसको हमको कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि हमको एनक्लोज्ड पाथ के अंदर में ही जो एनक्लोज पाथ के अंदर में ही जो करंट है उसको ही हमको मेजरमेंट करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट याद रखिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन याद रखिएगा। सिंपली बीना इज इक्वल टू C5 लिख दो, फिगर बनाना सीख जानो, ठीक है, तो बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है K, ठीक है, किसी किसी किताब में लिखा हुआ है बीना इज इक्वल टू K थीटा लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा रहता है, आपकी मर्जी आप क्या लिखना चाहते हो। ये बीना क्या है, बीना जो है वो टॉर्क है, और यहां से इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसका एसआई यूनिट पूछता है, तो एसआई यूनिट भी याद रखना है। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वो नीचे में आई होती है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होता है, नीचे में भी होती है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, देख लो यहाँ पर इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड, और इसका एसआई यूनिट ही पूछता है एग्जाम में। एसआई यूनिट आसानी से निकाल सकते हो, डिफ्लेक्शन तो रेडियन होता है और करंट जो होता है वो एम्पियर होता है, डिफ्लेक्शन रेडियन होता है और वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट होता है। और भी इम्पोर्टेंट है ये कन्वर्जन वाला है, प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है ये। गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ये एक्चुअली दे आर गैल्वेनोमीटर नहीं, वोल्टमीटर एंड एमीटर, दे आर बोथ a type of galvanometer. When galvanometer is connected with a very high resistance in series, then it becomes, the resistance becomes very high, then it behaves like a voltmeter, and voltmeter को हम जनरली जब भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं पैरेलली कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं पैरेलली, क्योंकि मेन हमारा मकसद ये होता है कि वो थोड़ा सा ही करंट ले और थोड़े से करंट दे करके जो है अपना मेजरमेंट कर दे, क्योंकि ऑफकोर्स वो अगर मैं उसको सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो उसका वैल्यू रेसिस्टेंस का बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम है, वो काम नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सर्किट को बदल देगी। इसमें याद रखना है आपको, ये शंट है, शंट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। तो आप याद रखिएगा कि इनके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो आप निकालो यहाँ पर आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एस इंटू आई एस का रेजिस्टेंस, आई एस का करंट, तो एस इंटू आई एस आई जी इंटू जो, ये होनी ही होनी है, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ये डाइपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डाइक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, उसके ऊपर में ये एक ड्राइंग है, डिफिनेशन, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आता है कि what will be the angle of dip at the equator position, what will be the angle of dip at the pole। तो एंगल ऑफ डीप जो होगी वो अगर इक्वेटर होगी तो 0 डिग्री होगी, और वो अगर पोल होगी तो 90 डिग्री होगी, क्योंकि वो एकदम ही झुक जाएगा एकदम टोटली। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, कोई अगर मैग्नेटिक नीडल कहीं रख दिए तो वो कितना एंगल झुका हुआ वही कहलाता है एंगल ऑफ डीप। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशनशिप भी है, वो रिलेशनशिप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू होता है बी भी डिवाइड बाई बी एच, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर इसको मैं फिगर में दिखाऊंगा तो इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये आपका थीटा हो जाता है, ये आपका बी हो जाता है, ये आपका बी भी हो जाता है, और ये आपका बी एच हो जाता है। आप करो यहाँ पर बी का बी कॉस थीटा निकालो या बी साइन थीटा निकालो, देखो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ऑफकोर्स बी भी होगा, गलती तो नहीं करा ना।
ये BH हो गया, ठीक है। तो tan थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू BB बाई BH, ओके ठीक है। B sin थीटा निकालेंगे तो आपका BB आएगा, कहाँ लिखो यहाँ लिख रहा सबसे पहले, BB इज इक्वल टू आएगा B sin थीटा एंड BH इज इक्वल टू आएगा B cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं B निकालूंगा तो दोनों का स्क्वायर करो तो आएगा BB का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। तो अलग अलग डेरिवेशन है, बस उस पर सवाल अगर आते हैं तो आप उसको लिख देना है। ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये होती है फॉर्मूला। ये देखेंगे, ये ख्याल रखिएगा कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अगर मान लो बोल दिया कोई एक वायर है उसका लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर, तो उस पर कितना फोर्स काम करता है। तो पहले अब निकालो ये फॉर्मूला से, μ0 2πr इंटू I1 I2, और उसके बाद इसके लेंथ ऑफ द वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको निकल जाएगा नेट फोर्स। और यहाँ याद रखना है कि दो वायर है, अगर दोनों वायर जो होगा वो सेम डायरेक्शन में करंट को अगर फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें जो होती है इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है। ये इधर जाने की कोशिश करती है, ये इधर जाने की कोशिश करता है। लेकिन मान लो कि अगर वो एक ऊपर जा रहा है करंट और एक नीचे जा रहा है तो उस हालत में उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करती है, तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, इजी है मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक जो फील्ड है और मैग्नेटिक जो एरिया है, बस उसको जो एरिया है बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, तो आपका निकल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे जिस तरह हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। सेकेंड लॉ फैराडे का लेंज लॉ का प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ इसका जो होता है एनर्जी, वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। मोशनल ईएमएफ भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखो, ये जैसे हेलीकॉप्टर का जो ये होता है विंग्स होता है, वो कभी कभी एग्जाम में आता है कि उसके दोनों इंड्स में कितने पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है। तो उसका फॉर्मूला है दिस वन, ई ओमेगा एल स्क्वायर। तो आप कैसे निकालोगे इसको, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए। लेकिन एक छोटा सा मैं एक हिस्सा सोचता हूँ कि मान लो थीटा है और ये रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये उसका एरिया हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर बैठा दिया। मान लेते हैं कि बी और ए के बीच में एंगल जो होती है वो 0 डिग्री है, तो उस हालत में बी ए कॉस थीटा जो होगी वो सिंपली बी ए होगी। तो बी ए का वैल्यू बैठा था 1/2 आर स्क्वायर थीटा बैठा था। अब इसको डेरिवेटिव कर लीजिए। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे d5/dt निकालेंगे तो ऑफ कोर्स b तो बाहर ही रहेगा और ये 2r हो जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, 2r रेडियस तो कांस्टेंट है, फिक्स ही रहेगा, तो इसको तो जैसा है वैसे रहने दो, आर स्क्वायर रहने दो। थीटा को करते हैं तो कितना आएगा, ये d θ/dt होगा, बिकॉज एंगल इज चेंजिंग। d θ/dt जो होती है वो होती है ओमेगा। तो जस्ट इसको पुट करो, आपका आएगा आंसर E इज इक्वल टू आएगा b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। सो द EMF या मोशनल EMF डेवलप बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द विंग्स ऑफ द हेलीकॉप्टर इज दिस वन। BBL होती है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, V मतलब वेलोसिटी और L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ये लेंथ ऑफ द रॉड है, वेलोसिटी इसकी इधर है, और इसको हम किसी रेल के ऊपर में इसको स्लाइड कराते हैं तो वहां पर एक मोशनल EMF क्रिएट होती है। फॉर्मूला यही है। खासकर इसमें एरोप्लेन जो होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में या साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर ट्रेवल कर रही है तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा विंग्स जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, कौन सा विंग्स नेगेटिव हो जाएगा, या मोशनल EMF का फॉर्मूला ही पूछ लेगा, या मोशनल EMF का मतलब फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। वेलोसिटी तो दी रहेगी। नेक्स्ट एडी करंट, सिंपल सा है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सॉलिड कंडक्टर, कोई वायर नहीं, कोई लूप की बात नहीं कर रहा, एक सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, देन द EMF इंड्यूस actually produces the current, but as it doesn't contribute to the main current, and such a current is known as AD current. सेल्फ इंडक्शन, इसका यूनिट होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का हेनरी होता है, तो हेनरी का याद रख लीजिएगा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, पढ़ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो होता है किसी सोलोनॉइड के लिए जो
वो होती है वैल्यू निकालने के लिए एल का, तो वो भी आप कर सकते हो, सिंपल वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसको भूलना नहीं, इग्नोर नहीं करना है इसको। मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखने देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ और क्या क्या करना होगा। थैंक यू।